गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियावाद सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं नरसाराम चौधरी कक्षा कक्षा 10 की अपन है जो एक बात करेंगे आज। कक्षा 10 में मित्रों आपके सिलेबस में एक बिंदु है समास। कक्षा 10 में अपन उनसे संबंधित कुछ बातें अपन पूर्व कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन ये एक टॉपिक और है जो आपके सिलेबस में। इनके साथ साथ में सभी जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी है वो कक्षा 8 से लेकर के और कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और उनके साथ साथ में जो विद्यार्थी प्री पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बिंदु है जो उपयुक्त है। ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका सम और दूसरा है आस। बात कर रहे हैं मित्रों अपन समास की। किसकी बात कर रहे हैं? समास की। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है सम प्लस आस। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, तो मित्रों होता है समान रूप से पास पास आना। समान रूप से पास आना, ये लिख सकते हो। समास शब्द सम प्लस आस से बना है। आस का मतलब पास में, सम है ना समान रूप से, यानी समान रूप से पास में आना। समान प्रकृति के जो शब्द होंगे वो विभक्तियों से या प्रत्ययों से रहित होकर के जब दोनों शब्द पास में आएंगे तो उनको अपन क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अगर मैं परिभाषा लिखूं, जब दो समान प्रकृति के शब्द, जब दो समान प्रकृति के शब्द विभक्तियों से रहित होकर, जब दो समान प्रकृति के शब्द विभक्ति से रहित होकर किसी तीसरे सार्थक शब्द, किसी सार्थक, ये लिख देंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं।
इस प्रक्रिया को समासीकरण कहते हैं। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं समास की। सम प्लस आस से बना है, शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से पास आना। जब दो समान प्रकृति के शब्द विभक्तियों से रहित होकर के किसी तीसरे सार्थक और स्वतंत्र अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समासीकरण कहते हैं मित्रों। और ये जो जैसे अपन उदाहरण के द्वारा अगर इसको समझे तो मैं एक शब्द लिखता हूं, रसोई, और दूसरा मैं शब्द लिखता हूं घर। रसोई का मतलब समझते हो आप भोजन, और घर का मतलब आप समझते हो रहने का स्थान। लेकिन जैसे ही इन दो शब्दों को मिलाएंगे, दो समान प्रकृति के शब्दों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा रसोई घर। और इसको अगर विग्रह करके लिखेंगे, रसोई के लिए घर। शब्द मैंने लिखा एक रसोई, दूसरा शब्द मैंने लिखा घर। अब इन दो शब्दों को जब मैंने विग्रह करके लिखा तो ये लिखा कि रसोई के लिए घर, यानी इसका शब्द होता है अलग भोजन, इसका मतलब होता है घर। लेकिन इन दो शब्दों को जब जोड़ेंगे, इन दो शब्दों जैसे मैंने लिखा रसोई के लिए घर, ये रसोई घर लिखा, तो ये जो शब्द है ये अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। ये न तो रहने वाला घर है, न ये भोजन है, बल्कि भोजन बनाने के लिए या भोजन करने के लिए जो घर होता है उसको कहते हैं मित्रों रसोई घर। यानी इन दो शब्दों से पृथक ये अपना एक स्वतंत्र अर्थ देता है। इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समासीकरण कहते हैं। ये जो दो शब्द थे रसोई के लिए, रसोई के लिए, तो इन शब्दों का क्या हो गया? लोप हो गया विभक्ति से। ये क्या विभक्ति शब्द है, तो इन विभक्तियों से, इन विभक्तियों का लोप होकर के ये शब्द और ये शब्द जब दोनों पास में आए तो इन दोनों का एक पृथक और एक स्वतंत्र अर्थ बना, और इसी को अपन समास कहते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा अपन जो इसको समझते हैं। एक शब्द मैंने लिखा राजा, दूसरा शब्द मैंने लिखा पुत्र। अब राजा का मतलब कोई शासक, पुत्र का मतलब आप समझते हो पुत्र बेटा। अब मैं इन दो शब्दों को अगर जोड़ूं तो शब्द बनेगा राजपुत्र, राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र जिसको आप राजकुमार कहते हो। तो ये शब्द अलग था, एक साधारण किसी भी व्यक्ति के पुत्र के लिए हो सकता है। ये राजा का मतलब शासक, लेकिन दो शब्दों से मिलकर के तीसरा जो शब्द बना राजपुत्र, ये है जो अपने आप में राजपूत शब्द है, राजपुत्र शब्द है, अपने आप में क्या है? बिल्कुल ही है जो स्वतंत्र है, बिल्कुल ही अलग है। और इसका जब विग्रह करोगे तो इनके बीच में एक आ जाएगी विभक्ति, और वो ये है का विभक्ति। इस विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है पत्र, दूसरा शब्द है उत्तर। आप जानते हो पत्र का मतलब क्या होता है? लेटर,
पत्र का मतलब क्या होता है? लेटर। दूसरा शब्द जो है वो है उत्तर, ठीक है ना। तो पत्र और उत्तर, उत्तर का मतलब होता है रिप्लाई करना, किसी को जवाब देना, और पत्र का मतलब होता है लेटर। कौन सा? वो लेटर जो है जो अभी कृष्ण जन्माष्टमी का समय है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण में चारों तरफ का वातावरण है, और आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब है जो ब्रज छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। तो उनके वियोग में उनकी गोपियों ने जो पत्र लिखे थे, और ऐसा कहते हैं कि उन गोपियों के पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। आपने भ्रमर गीत में पढ़ा होगा, तुलसीदास के 10वीं क्लास में पाठ है कि गोपियों ने कहा था कि मैंने इतने पत्र लिखे हैं कि हमारे यहाँ पत्र लिखने के वो सरकंडे हैं जो वो है जो खत्म हो गए, और श्री कृष्ण ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो वो पत्र, तो यहाँ पत्र यानी लेटर, उत्तर यानी रिप्लाई। लेकिन जैसे ही ये दो शब्द मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पत्रोत्तर। और विग्रह करेंगे तो पत्र का उत्तर क्या हो जाएगा? पत्र का उत्तर यानी जवाब। तो इस प्रकार से जो है ये जो शब्द बन रहे हैं, ये है जो क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को समास, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समासीकरण कहा जाता है। अब मुझे लगता है मित्रों आपको बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण अंतिम लास्ट लिखते हैं। एक मैंने वाक्य लिखा, पद लिखा, 10 है आनंद जिसके वह। अब यह 10 आनंद और ये इनकी विभक्तियां हैं, अन्य शब्दांश है, शब्द है। तो इनको अगर जब आप साथ जोड़ोगे दशानन, तो ये है जो क्या हो जाएगा? आपके संयुक्त पद बनेगा, और इसको ही है जो क्या कहते हैं? इसी को मित्रों समासीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और इनको अलग अलग करके विभक्तियों सहित लिखना क्या कहलाता है? समास का विग्रह कहलाता है। अब मित्रों बात आती है समास के भेद। समास के भेद। अब मुख्य रूप से तो इनके कितने भेद हैं? 4। मुख्य भेद तो कितने हैं? 4। लेकिन कुछ विद्वान 6 भेद मानते हैं। कैसे, कौन कौन से मुख्य भेद है वो अपन बात करते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। तीसरा बहुब्रीहि समास। ये मित्रों मुख्य रूप से जो है वो समास के 4 भेद है। समास के कितने भेद है? 4 भेद। किसके आधार पर? पद प्रधानता के आधार पर। पद क्या होता है? जैसे मैंने लिखा था अभी कि पद जो है एक समासिक पद के अंदर, समासिक शब्द के अंदर 2 पद होते हैं। एक होता है जो पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। यह पूर्व पद। जैसे मैं कहूं जलधारा, तो यह आपका जल जो है वो पूर्व पद, धारा जो है वो है आपका उत्तर पद। तो
एक सामासिक पद में कितने पद होते हैं? एक सामासिक शब्द में कितने पद होते हैं? 2। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। जैसे मैं एक और लिखूं, माता पिता, तो इसमें ये है आपका पूर्व पद, ये आपका उत्तर पद, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्व पद, ये आपका उत्तर पद, ये आपका पूर्व पद, ये आपका उत्तर पद। तो इस प्रकार से पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है? 4 मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब जो आपका अव्ययीभाव समास है, इसमें आपका क्या होगा? प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष के ही, एक मिनट, द्वितीय पद प्रधान। इस तत्पुरुष समास के ही 2 भेद है आगे। एक है आपका कर्मधारय समास और दूसरा है आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान। बहुब्री में क्या होगा? अन्य पद प्रधान। मित्रों, आपको बात समझ में आ रही होगी कि पद की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं? 4। अब पद कितने होते हैं? 2। एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। तो इन पद प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं? 4 भेद कैसे? कि सबसे पहला अव्ययीभाव समास, इसके अंदर क्या होगा? प्रथम पद, या जिसको उत्तर पद पूर्व पद कह सकते हो, प्रथम पद को पूर्व पद भी कह सकते हो। द्वितीय पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उत्तर पद। यानी अव्ययीभाव समास में क्या होगा? उसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? द्वितीय पद, या जिसको कहते हैं उत्तर पद, वो क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के भेद है कौन से? कर्मधारय। कौन से? द्विगु। कर्मधारय समास में क्या होगा? एक पद तो जो है वो विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, या उपमान और उपमेय होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, नील कमल। अब इसमें पद प्रधान कौन सा है? कमल। द्वितीय पद प्रधान है ना। और ये क्या है? ये इनकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है। तो इसमें विशेषण विशेष्य है। कमल जो शब्द है वो विशेष्य है, और नील शब्द जो है विशेषण है। ये अपन ने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहां पर जो आपके है नील क्या है? नील कमल, नीला। नीला तो क्या है? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पद जो है वो प्रधान है, प्रथम पद इस दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। द्विगु में क्या होगा? कंडीशन तो सेम होगी, लेकिन इसमें जो प्रथम पद है वो क्या होगा? प्रथम पद जो मित्र होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, त्रिभुज। भुजा, त्रि का मतलब 3, भुजाओं की ये त्रि कैसा पद है? संख्यावाची है, यानी त्रि से मतलब 3, तो ये किस में आ जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। पंचवटी, 5 वटियों का या 5 वटों का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से अब द्वंद्व समास में क्या होगा मित्रों? इसमें आपके दोनों ही पद प्रधान होंगे। भाई आपने देखा अव्ययीभाव प्रथम पद प्रधान,
तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान। अब पहला और दूसरा तो दोनों हो गए, दोनों की बारी कंप्लीट हो गई। तो अब तीसरा पद है कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद, पहला, अब पहली बार में पहले को खुश कर दिया, दूसरी बार में दूसरे को खुश कर दिया। अब मित्रों इन्होंने कहा कि आप दोनों को ही हम क्या कर देते हैं? खुश कर देते हैं, दोनों को ही खुश कर देते हैं। यानी द्वंद्व समास के अंदर आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही है जो प्रधान होंगे। जैसे मैं लिखूं माता पिता, तो अगर आप इसका विग्रह करोगे तो आ जाएगा माता और पिता, माता और पिता। इसमें दोनों ही शब्द जो है वो समान रूप से क्या है? इसमें दोनों ही शब्द समान रूप से महत्व रखते, दोनों ही पदों की प्रधानता है। जैसे लिखूं पति पत्नी, तो ऐसा आएगा पति और पत्नी। अब बात आती बहुब्रीहि समास। इसमें मित्रों क्या होगा? अन्य पद प्रधान होगा। अब पहली बार में अपन ने एक नंबर को संतुष्ट कर लिया, दोबारा बात आई तो अपन ने दो नंबर को खुश कर लिया। अब जब तीसरी बार बात आई तो अपन ने दोनों को एक बार पुनः खुश कर लिया कि चलो आप कोई बात नहीं, आप दोनों राजी हो, दोनों ही खुश रहो। लेकिन जब तीसरी बात आई तब अपन ने क्या कहा कि न तो एक चाहिए न ही दूसरा चाहिए, मैं तो है जो क्या करूंगा? किसी और को है जो मनाऊंगा। तो इसमें होगा आपके अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। कैसे? जैसे मैं लिखूं दशानन। अब इसमें न तो आपके 10 प्रमुख है न ही आनंद प्रमुख है। इसमें तो मित्रों प्रमुख कौन है? इसमें मित्रों प्रमुख कौन है? इसमें प्रमुख है रावण। और रावण किस प्रकार का शब्द है? तीसरे प्रकार का, यानी कोई तीसरा ही अर्थ है जो निकल रहा है। जैसे एक शब्द और लिखो मनोज, तो यहाँ एक मन है एक ज है। मनोज, मनोज का मतलब होता है मित्रों कामदेव। तो न तो पहला पद प्रमुख है नहीं दूसरा पद प्रमुख है, यहाँ कोई अन्य पद। अन्य पद कौन? कामदेव, यानी जो मन में जन्म लेता है जो, अर्थात वो कौन? कामदेव। तो इस प्रकार से मित्रों अपन ने ये बात पढ़ी कि ये जो समास है अव्ययभाव समास, इसमें क्या होगा? प्रथम पद प्रधान होगा। जैसे मैं लिखूं एक शब्द प्रोक्ष, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आंख के पीछे। इसमें पर जो शब्द है, ठीक है ना, ये प्रमुख है। मैं लिखूं प्रत्यक्ष, आंख के सामने, यानी प्रथम पद इसमें क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे मैं लिखूं यथा शक्ति, तो क्या लिखोगे आप? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसमें क्या होगा? जैसे मैं लिखूं राजकन्या, तो क्या होगा? राजा की कन्या। क्या हो जाएगा मित्रों? अब इसमें ये प्रमुख नहीं है, ये प्रमुख है। कैसे पता चलेगा? कि जो इसकी विभक्ति आएगी उनकी लिंग जो है वो किनके अनुसार होगी? द्वितीय पद के अनुसार होगी। तो जो राजा शब्द है वो तो आपका क्या है? राजा शब्द आपका पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ की आ रही है। की किसके अनुसार आ रही है? कन्या के अनुसार। कन्या कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण और लेकर के अपन समझते हैं।
जल धारा। शब्द क्या है मित्रों? जल धारा। इसको देखेंगे, एक शब्द है जल, दूसरा शब्द है धारा। तो इनमें से जैसे ही अपन इसका विग्रह करेंगे तो किसके अनुसार विभक्ति लेंगे? द्वितीय पद के अनुसार। जैसे मैं इसका विग्रह करूंगा, जल की धारा। अब मित्रों धारा बहती है, धारा चलती है, तो धारा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। जल कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो यहां पर धारा के अनुसार ये विभक्ति चिन्ह लग रहा है। इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर द्वितीय पद प्रदान होगा। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ये नीलकमल, ये किसका उदाहरण है? ये है जो क्रमधारी समास का उदाहरण है। जैसे मैं लिखूं पीतांबर, पीले है जिसके अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, हालांकि वो है जो जब रूढ़ हो जाता है तो किसके लिए प्रयुक्त होने लगता है? महादेव के लिए प्रयुक्त होने लगता है। फिर ये द्विगु समास, द्विगु में प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे मैं लिखूं पंचवटी, 5 वटियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज क्या होता है? आप गणित में पढ़ते होंगे कि 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जिसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस प्रकार से तो ये किस में आ जाएंगे? आपके द्विगु में। फिर बहुब्री में मनोज, दशानन, ठीक है, नीलकंठ, हाँ, इस प्रकार के जो भी शब्द है वो किस में आ जाएंगे? आपके बहुब्री समास में आ जाएंगे। तो ये अपन जो पढ़ रहे थे मित्रों, क्या पढ़ रहे हैं? समास। समास किसको कहते हैं? सम प्लस आस, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम यानी समान रूप से, आस यानी पास में आना। 2 शब्द जो है वो विभक्ति का उनमें लोप होकर के, विभक्ति का क्या होगा? लोप। और दोनों ही शब्द जब पास पास में आएंगे, ठीक है, और पास में आने पर उनसे कोई नया अर्थ देने वाला शब्द जब निकलेगा, स्वतंत्र रूप से शब्द बनेगा, तो उनको अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अपन ने परिभाषा में देखा कि जब 2 समान प्रकृति के शब्द परस्पर आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, ठीक है, और उनसे किसी नए अर्थ देने वाले स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर मित्रों अपन ने पढ़ा कि पद की प्रधानता के आधार पर, मैंने आपको पढ़ाया कि समास जो पद होता है, सामासिक पद कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सामासिक जो पद होता है, उस सामासिक पद में या समासिक पद में या समास पद में या समस्त पद कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो? समस्त पद में। समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद यानी पहले वाला, उत्तर पद यानी बाद में वाला। फिर अपन ने पढ़ा कि पद की प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ा अपन ने? पद की प्रधानता। पद की प्रधानता के आधार पर शब्द कितने प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो है वो है अव्ययीभाव समास, जिसका है जो प्रथम पद क्या होता है मित्रों? प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसका क्या? दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और द्विगु, ये 2 तत्पुरुष समास के मित्रों भेद माने जाते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास, पहला भी संतुष्ट, दूसरा भी संतुष्ट, तीसरे में अपन ने क्या किया? दोनों को एक साथ संतुष्ट किया, यानी कि इसमें दोनों ही पद आपके क्या हो जाएंगे मित्रों? प्रधान। तीसरा बहुब्री समास। अब कहा पहले का भी झमेला छोड़ो, दूसरे का भी छोड़ो, किसी को नहीं रखना, किसी तीसरे को अपन रखेंगे देख करके कि कौन सा ढंग का बैठता है। इस हिसाब से इसका है जो अन्य पद होगा वो क्या होगा मित्रों? प्रधान होगा। तो ये है जो इस आधार पर जो समास का 4 मुख्य भेद हैं। और यूं देखें तो इसको 5वां और इसको 6ठा यानी 6 भेद है जो आपको देखना है।
ठीक है ना। अपने जो एक एक करके नेक्स्ट कक्षा में 6 के 6 वेदों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, आज की इस कक्षा में इतना ही। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कक्षा कैसी लगी। और मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो निश्चित रूप से दबाएं, ताकि कोई भी जो नया नोटिफिकेशन होगा वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।